एक छोटे से शहर में शर्मा जी का परिवार रहता था। परिवार में कई पुश्तों तक कोई बेटी नहीं हुई थी, पर भगवान की कृपा से शर्मा जी को एक बेटी नसीब हो गई, जिसका नाम सीमा रखा गया। 10:30 बज गए। सीमा अभी तक उठी क्यों नहीं? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? वही ना जी, 9 बजे तक तो सीमा उठ जाती है हमेशा। रुकिए, मैं अभी देखती हूँ। दोनों फौरन सीमा के कमरे में जाते हैं, जहाँ सीमा आराम से एसी चालू किए रजाई ओढ़े सो रही होती है। प्रिया उसके सर पर हाथ फेरती हुई कहती है, तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ देर और सो ले बेटा। नहीं मम्मी, रात को लाइट चली गई थी, इतने मच्छर थे कि सोते सोते सुबह हो गई। मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। सीमा तैयार होकर सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखते हुए अपनी मम्मी से कहती है, What are we having in breakfast, Mom? आलू उबाल के रखे हैं, क्या बना दूं? पोहा खाएगी क्या? अच्छा सुन, पास्ता भी उबाल कर रखे हैं मैंने। पास्ता? मॉम बनाओ बनाओ। सीमा पास्ता बनाकर अपने हाथों से प्रिया को खिला रही होती है, तभी उसकी एक सहेली वहां आ जाती है। इतनी बड़ी घोड़ी को हाथ से खिला रही हो? अपनी बेटी को तूने पूरा बिगाड़ रखा है। मुझे क्या है, तुझे ही भारी पड़ेगा। जब कोई ब्याह करके ले नहीं जाएगा इससे, तब होश ठिकाने आएंगे। ये कहकर प्रिया की सहेली वहां से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सीमा की आंखें भर आती है। अरे जलन है बेटा, जलन। उसने अपनी बेटी को हाथ से खिलाया नहीं होगा, और मैं कौन हूँ तुझे खिलाने वाली? भगवान चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूँ तो कर रही हूँ। सीमा बड़े नाजों से पली बड़ी थी, दुनियादारी से अनभिज्ञ। उससे कुछ पता था तो बस लाड और प्यार। अपनी मम्मी के साथ सत्संग देखना, खेलते कूदते रहना या पढ़ना, दुनिया के छल कपट से दूर वो बिल्कुल निश्चल थी। पर अब उम्र बढ़ रही थी। सीमा की उम्र शादी की हो चली, पर सीमा कहाँ तैयार थी। उसे तो पता ही नहीं था कि शादी के बाद कितने ही बोझ सर पर आते हैं। एक दिन मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा इंजीनियर है, सीमा के लिए अच्छा रहेगा। क्या कहती हो प्रिया? 5660 रिश्ते आएंगे मेरी बेटी के लिए। अभी उम्र ही क्या है इसकी? अरे इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो फिर पछताती रहोगी। तो ठीक है, पहले से ही लड़के वालों को कह दो कि अच्छा सा कुक रख दे। सीमा को अपने घर पर बहुत लाड प्यार मिला था, जिसके कारण घर का कोई काम उसे नहीं आता था। अब लोग उसकी बातें बनाने लगे थे, पर रोहन को सीमा की ये हरकतें बहुत भा जाती है और वो उसे अपने घर की बहू बना लेता है। शादी की रात। मेरे पैर, मैं बहुत थक गई हूँ। ओए मेरा बच्चा, कोई बात नहीं सीमा, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। अरे बहू, वो मुंह दिखाई की रस्म के लिए सब आने वाले हैं। पर मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या बना दूं सासू माँ? अरे जो भी तुझे आता है बना दे बेटा। सभी रिश्तेदार और आसपास के लोग एक साथ नई बहू के हाथ के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। सीमा एक ट्रे में बहुत सारे ग्लास लेकर आती है। संस्कार तो अच्छे हैं बहू के, सबके लिए पहले पानी लेकर आई है। आओ बहू, थोड़ा हमारे साथ भी बैठो। ये कहकर दूसरी पड़ोसन पानी का ग्लास उठाती है। उई माँ, इतना गर्म पानी! अरे इतनी गर्मी में गर्म पानी क्यों लेकर आई है तेरी बहू? बोलो बेटा, क्यों लेकर आई हो? आपने ही बोला था ना सासू माँ, जो आता है वही बना लो। एक दिन ना मैंने मायके में पानी गर्म किया था, हाँ, उसके अलावा कभी मम्मी ने कुछ काम नहीं करवाया। अच्छा मजाक है, चलो हम चलते हैं। अरे भूखे क्यों जाओगे, मैं कुछ बना देती हूँ। सासू माँ, मेरे लिए पास्ता बनाइएगा। अच्छा मैं रूम में जाती हूँ। हाँ बहू, बहुत अच्छी लेकर आई हो तुम। अच्छी नहीं, अच्छी खासी बहू। हम लोग चलते हैं, तेरा काम बढ़ाने के लिए तेरी बहू ही काफी है। सारी सहेलियां पूरे मोहल्ले में उसकी बहू की करतूत बता देते हैं। मोहल्ले वाले उसकी बातें बनाते हैं। रोहन, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, झेलना तो सब मुझे पड़ता है ना। अरे पर हुआ क्या है माँ? तभी वहाँ एक काम वाली आती है। नमस्ते मैडम, हमको सीमा मैडम ने खाने के काम पर रखा है, किचन कहाँ है? है? ये क्या कह रही है? अब सीमा ने ये क्या शुरू कर दिया?
तुम ही बताओ, मोहल्ले वाले कहते हैं कि तेरे तो भाग फूट गए, ऐसी फूल कुमारी तो बगीचे में अच्छी लगती है, घर पर नहीं। क्यों बनाकर लेकर आई इसे तेरी बहू? अरे तुम ऐसा कब से सोचने लगी मम्मी? रिया भी तो हमारे घर में फूल की तरह रही है। इस मोहल्ले वाले की बात सुनकर तुम अपनी बेटी और बहू में फर्क कर रही हो। मैं जानता हूँ सीमा मन की बहुत साफ है, उससे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रिया की फ्रेंड्स उसके घर पर आती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। दूध वाला हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आता है। मेरा तो जन्म सुधर गया दीदी जी। अरे किसे ढूंढ रहे थे तुम और ये मिठाई कैसी? वो सीमा दीदी के लिए। मेरा बेटा गलत संगति में जा रहा था, ये तो आप सबसे छिपा नहीं। दीदी जी को जैसे ही इस बात की भनक हुई, वो मेरे बेटे से मिली और उन्होंने उसे समझाया। न जाने क्या जादू कर दिया दीदी ने मेरे बेटे पर। उसने अपने सारे बुरे दोस्तों की संगति छोड़ दी। आज उसकी नौकरी भी लग गई है और इसीलिए उनके लिए मिठाई लाया हूँ। हमारी दीदी फूल कुमारी जरूर होंगी, पर मन से फूल ही है। मेरे तो रोटियों के लाले थे। मालकिन ने मुझे रोड पर रोते देखा और काम पर रख लिया। मेरा घर बच गया। दोनों की बातें सुनकर सास की सहेलियों के तो रंग उड़ गए। मुझे माफ कर दे, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, और कहाँ हमने खाना बनाने के ऊपर उसे जज कर लिया। आई एम सो सॉरी यार। ये कहानी सुरेश की है, जो अपनी बेटी के कन्यादान के लिए क्या क्या नहीं करता। देखना, मैं एक दिन अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा। लेकिन ऐसा रिश्ता कहाँ से मिलेगा जैसा आपको चाहिए? मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये एक बाप का विश्वास है। अब पापा ने बोल दिया है तो जरूर मिलेगा। इन दोनों बाप बेटी का कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें किस बात का डर है कि जिस तरह मैं सभी रिश्तों को मना कर रहा हूँ, कहीं गुड़िया की शादी की उम्र ना निकल जाए। लेकिन मेरा भरोसा करो, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारी गुड़िया की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मैं अपनी बेटे का हाथ किसी अच्छे लड़के के हाथ में ही दूंगा। कुछ दिनों के बाद सुरेश को गुड़िया के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल ही जाता है और गुड़िया की शादी पक्की हो जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर ही रहूंगा। देखो, वो रिश्ता खुद सामने से चल कर आया। अच्छा भैया, जरा हमें भी तो बताओ गुड़िया के होने वाले ससुराल के बारे में। जरा हम भी तो देखें, ऐसी कौन सी खास बात है इस रिश्ते में जो आपने मेरे लाए बाकी सारे रिश्ते ठुकरा दिए थे। जी, लड़का एक बहुत अच्छे परिवार से है। पिता प्रोफेसर थे जो रिटायर हो चुके हैं, और माँ की अपनी एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है जहाँ केवल बड़े बड़े लोग आते हैं, और लड़का एक बड़ी कंपनी का मैनेजर है। कौन सी कंपनी थी वो जी? कोई कपड़ों की ना? अरे हाँ, अब याद आया, ये लोग कपड़ों को देश विदेश में ले जाने का काम करते हैं। अरे ऐसा रिश्ता तो मैं भी ला रही थी। इस रिश्ते में क्या अच्छी बात है? बुआ, लड़के वालों ने दहेज के लिए साफ साफ मना किया है। उन्हें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे वाह, तब तो ये और भी अच्छी बात है। मान गए भैया आपको, आपने अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढ ही लिया। गुड़िया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी के 4 दिन पहले समधी जी कहते हैं, हमें लगता है हमें शादी की तारीख थोड़ी पीछे कर देनी चाहिए। अरे पर क्यों समधी जी, कोई परेशानी है क्या? हमें बताइए, क्या पता हम कुछ मदद कर दें। अरे ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप क्यों भला? अरे अब आप क्या हम क्या, बहुत ही जल्द हम सब एक पूरा परिवार होने वाले हैं, और वैसे भी मुश्किल में अपने ही तो काम आते हैं। बताइए आप। हमारे यहाँ शादी से पहले एक रिवाज है कि लड़के वाले लड़के वालों के रिश्तेदारों को शगुन पर तोहफे देते हैं, और हम आपसे दहेज कैसे ले सकते हैं। इसलिए उन तोहफों का बंदोबस्त करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। इसीलिए मैं शादी को थोड़ा पीछे खिसका रहा था। इतनी सी बात? अरे कुछ नहीं होता, वो हम दे देंगे। और वैसे भी तोहफे दहेज में कहाँ से आए? दहेज अलग है, तोहफे अलग चीज़ है। आप हमें बता दीजिए हम क्या लेकर आए तोहफे में। सच्ची आप कितने अच्छे और नेक इंसान हैं।
आपने हमारी इस परेशानी को कितनी आसानी से सुलझा दिया, धन्यवाद। अच्छा मैं चलता हूँ, शादी की बहुत सी तैयारी बाकी है। शाम को बाजार में। हो गई तुम सभी लोगों की शॉपिंग? हाँ पापा, मेरी तो हो गई, बस मम्मी की बची है। और आपका सामान कहाँ है? आपने अभी तक कुछ लिया क्यों नहीं? चलिए वहाँ से आपके लिए कुछ अच्छा सा ले लेते हैं। अरे मेरे लिए क्यों, मेरे पास पहले से ही कपड़े पड़े हैं। जा तो अपने लिए और शॉपिंग कर ले। लेकिन क्यों पापा? बेटी की शादी में बेटी के पिता पुराने कपड़े पहनेंगे क्या? अरे पुराने कहाँ, 1-2 बार ही तो पहने हैं। और शादी तेरी है तो तुझे अच्छे और नए कपड़े पहनने चाहिए। जा और खरीद ले। ऐसे ही पिता बेटी के कन्यादान के लिए बहुत तैयारियां करते हैं। लड़के वालों की हर बात मानते हैं, लेकिन शादी वाले दिन। अंकल जी मुझे माफ़ करना, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ना अर्जेंटली 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। लेकिन बेटा इतनी जल्दी क्यों? समझी जी, अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है, आप बस पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए। अच्छा अभी आप 1-2 दिन रुक जाइए, आपको पैसे मिल जाएंगे, अभी शादी हो जाए। नहीं नहीं अंकल, अब ये शादी तभी होगी जब आप हमें पैसे देंगे, नहीं तो। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मेरी गुड़िया की जिंदगी खराब हो जाएगी। प्लीज बेटा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैसे कल परसों तक मिल जाएंगे। पिता अपने सर की पगड़ी निकालकर लड़के के सामने रख देता है। बेटा प्लीज इस शादी को ऐसे मत तोड़ो, शादी कर लो। बेटी पापा की पगड़ी उठाकर वापस पापा के सर पर रखती है। पापा उठिए, आप इन लोगों के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इन लोगों को आपके आगे हाथ जोड़ने चाहिए। उन्होंने जिस तरह आपसे तरह तरह के बहाने बनाकर पैसे मांगे हैं ना, अगर कोई और होता ना तो वो ऐसा नहीं करता। इन्होंने पहले कहा कि ये दहेज नहीं मांगेंगे, लेकिन इन्होंने हमसे अभी तक मदद के नाम पे इतने पैसे मांगे हैं कि अगर मैं अभी गिनने बैठूं ना तो पूरी रात निकल जाए। और आप लोगों को शर्म नहीं आती? अगर आपको ये सब करना ही था तो पहले ही बता देते। हम ये रिश्ता कभी तय नहीं करते, और यूं आधी शादी के बीच ब्लैकमेल करके पैसे मांगने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता है हम लड़की वाले हैं तो आप हमसे जो मर्जी करवा सकते हैं? तो आप गलत हैं। हम चाहें तो अभी आप पर दहेज का केस ठोक कर आपको अंदर करवा सकते हैं। वो तो मेरे पापा की शराफत है जो आप अभी भी यहाँ खड़े हैं। और तुम कैसे लड़के हो, अपने होने वाले ससुर से पैसे मांगते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो अपने उन रिश्तेदारों से मांगो जिनको इतना मानते हो। तुम क्या शादी तोड़ोगे? ये शादी मैं तोड़ती हूँ। मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं कर सकती जो इतना लालची और बेशर्म भी हो। प्राची एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। वो जहाँ कहीं भी जाती लोग उसे देखकर चकित रह जाते हैं और वो उसे देखते ही रह जाते। प्राची की शादी शौर्य से होती है और वो जब अपने ससुराल में आती है तब उसकी खूबसूरती से सास ललिता और ननद कीर्ति बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। जब जब वो बाहर निकलती तब, हाय हीरोइन जैसी लड़की है ये तो, वाह भी वाह, हमारे मोहल्ले में हीरोइन आई है, हीरोइन। सच में कितनी सुंदर बाल और नए नक्श, क्या है इस लड़की की, एकदम परी लग रही है। बिटिया तुम कौन से घर में रहती हो? अरे ये मेरी बहू है। अच्छा, अरे हमारी नजर तो सिर्फ इसी पर पड़ी। देखो तो तुम्हारी बहू का जलवा ललिता बहन, आते ही तुम्हारी छुट्टी करा दी। वही तो, हमारी आंखें तो इस खूबसूरत बहू को देखकर ही चकाचौंध हो गई। ऐसे में तुम पर और तुम्हारी बेटी कीर्ति पर तो नजर ही नहीं पड़ेगी ना। कीर्ति और ललिता को बहुत गुस्सा आता है। मोहल्ले में हर कोई सिर्फ प्राची को ही देखता है और कीर्ति और ललिता को तो कोई मुंह बनाकर भी नहीं देखता। घर आकर, मम्मी इस प्राची के बच्चे के आने से मोहल्ले में हमारा स्टेटस और एटीट्यूड दोनों नीचे गिर गए हैं। सबकी सब बस अब इस प्राची की ही तारीफ किए जा रहे। आपने उसकी और शौर्या भैया की शादी क्यों तय कराई? अरे बिटिया अब सब होते ही गया समय के साथ, और हमारा शौर्य भी तो उससे इतना प्यार करने लगा था। हमें लगा प्राची बहू के आते ही हमारा रौब और औदा दोनों ही ऊंचा हो जाएगा, लेकिन उसने तो आते ही हमें मुंह के बल नीचे गिरा दिया और खुद ने पहन लिया हीरोइन का ताज। जब घर में कोई मेहमान आता तो वो भी प्राची की प्रशंसा में लग जाता।
वाह बिटिया वाह, इधर तो आ, तुझे किसी की नजर ना लगे, एकदम मलाई सी गोरी है तू। बहुत खूबसूरत बहू मिली है इस घर को। चाचा जी चाय लीजिए ना। अपनी खूबसूरती के चलते तुम तो एक फिल्म एक्ट्रेस भी बन सकती हो, वरना वो क्या कहते हैं, बम्पर मॉडल। सुपर मॉडल चाचा जी। हाँ वही वही। कीर्ति चाय लाई है, पीजिए ना। बस मन तो करता है कि तुम्हें किसी मूर्ति या शो पीस की तरह निहारती ही रहूं। काश तुम मेरी बेटी होती। ललिता और कीर्ति घर आए मेहमानों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों तो बस प्राची बहू की तारीफों के पुल बांधने में व्यस्त थे। थैंक यू सो मच चाचा जी, चाची जी। मैंने आप दोनों के लिए रसगुल्ले बनाए हैं, अभी लाती हूँ। हाँ लाओ लाओ बिटिया। प्राची रसगुल्लों का बॉल लाती है और उन्हें खाकर मेहमान कहते हैं, ओह मजा आ गया भाई। प्राची बहू, सच कहूँ तो इन रसगुल्लों की खूबसूरती भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे एकदम फीकी है। अरे बंद कर बुढ़िया, वरना एक लपड़ लगाकर घर से बाहर फेंक दूंगी कल मुही कहेंगी। कीर्ति और ललिता को अब प्राची की खूबसूरती से काफी प्रॉब्लम होने लगती है और वो यूं ही बातों बातों में शौर्य से कह देती हैं, शौर्य बेटा, तू जब प्राची से ही प्यार करना था और उसे ही इस घर की बहू बनाकर लाना था क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अब क्या मैं अपने आप से ही शादी कर लेता फिर? शौर्य भैया, जब से प्राची भाभी आई है ना, तब से हम दोनों को कोई भाव ही नहीं देता, इसलिए हम घर के बाहर भी नहीं निकलते, और अगर निकल भी गए तो सब सिर्फ प्राची भाभी को ही देखते हैं और हमें तो इग्नोर कर देते हैं। शौर्य कीर्ति और ललिता को कुछ जवाब नहीं देता। अब कीर्ति और ललिता दोनों का भी प्राची के प्रति बर्ताव बदलने लगता है और वो जानबूझकर नफरत के चलते प्राची के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। क्या मतलब नहीं हो पाएगा? तुमसे सब हो पाएगा, बस तुम्हारे नखरे हैं, इसलिए तुम हर काम में ना नुकर करती रहती हो। हमें कुछ नहीं पता भाभी, आपको मसालों को सिलबट्टे पर पीसने ही पड़ेंगे, तभी ही सब्जी में टेस्ट आएगा, वरना सब्जी पूरी की पूरी फीकी ही होती है हर रोज। लेकिन कीर्ति माँ जी, सिलबट्टे पर पीसूंगी तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे और मुझे एलर्जी की वजह से जलन होने लगेगी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। अरे तेरी सेंसिटिविटी की ऐसी की तैसी करम जली, ये सारे तेरे नाटक है, क्योंकि सिलबट्टे पर मसाले पीसने से तेरी खूबसूरती पर असर होगा ना। तुझे तो लोगों का फ्री फंड का भाव ही नहीं मिलेगा। हाँ, और नहीं तो क्या, महारानी साहिबा को शौक जो करना होता है हर जगह, अपने आप को तो ये नूर जहां समझती है ना। प्राची भावुक हो जाती है और आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहती है, माँ जी, कीर्ति, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, आप लोग खामखा कुछ भी सोच रहे हो। सच में मुझे बचपन से स्किन एलर्जी है और जलन की वजह से मुझे वीकनेस आएगी और वीकनेस के बाद बुखार। आय निगाड़ी, बहुत हुआ तेरा ये रोनी सूरत वाला ड्रामा। अब चुपचाप से सिलबट्टा ले और मसाले पीसने लग जा, चल, वरना कप कपाती ठंड में आंगन में ही रहने की सजा दे दूंगी तुझे मैं, फिर तेरी स्किन ड्राई हो जाएगी। हाँ। बेचारी प्राची सिलबट्टे पर मसाले पीसती है और उसके हाथों पर छाले भी आ जाते हैं, जिसके कारण उसे बहुत जलन भी महसूस होती है और वीकनेस के कारण उसे बुखार भी आ जाता है। ये सब देखकर कीर्ति और ललिता बड़े ही खुश हो जाते हैं और दोनों भी सज धज कर बाहर निकलते हैं। चलते हुए आपस में कहते हैं, इतने दिनों बाद पहले जैसे ही दिनों की यादें ताज़ा हो गई माँ, अब देखना सबकी नज़र हम पर ही रहेगी। हाँ हाँ बिटिया, इसीलिए तो ये सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी है मैंने आज, ताकि मोहल्ले की सभी औरतें मुझसे जल जल कर राख हो जाए। लेकिन जब दोनों माँ बेटी मोहल्ले से गुजर रही होती हैं, तभी कोई भी उन्हें नहीं देखता, यहाँ तक कि जान पहचान वाले भी मुंह फेर लेते हैं और एक कार उन पर कीचड़ उड़ाकर चली जाती है और दोनों का मुंह कीचड़ से भर जाता है।
अरे वो देखो ललिता और कीर्ति को, कितनी भयानक लग रही है दोनों की दोनों। हाँ वही तो। कीर्ति और ललिता दोनों भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और शर्म के मारे गर्दन झुकाकर घर लौट आते हैं। एक दिन जब कीर्ति को देखने के लिए राघव नाम का एक लड़का और उसकी माँ चंदा और पिता गिरीश आते हैं, तभी प्राची को देखकर चंदा और गिरीश कहते हैं, अरे ललिता जी, आपकी बहू प्राची तो इतनी सुंदर है और आपकी बेटी बिल्कुल उसका उल्टा। सच में, अगर ये प्राची आपकी बहू ना होती तो मैं तो इसे अपने बेटे के लिए ही चुन लेता। कितनी खूबसूरत लड़की है, नजर ना लगे, एकदम हीरा है हीरा। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी भी खूबसूरत ही है। आपकी आंखें हैं ही बदसूरत, तो उन्हें क्या साफ नजर आएगा? ओए ललिता, ज्यादा भौंक मत। चल राघव बेटा, तेरे लिए तो मैं राजकुमारी लाऊंगी, हमें नहीं बनाना ऐसी लड़की को अपने घर की बहू। चंदा, गिरीश और राघव वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद कीर्ति रोने लगती है। एक और रिश्ता चला गया, सिर्फ आपकी वजह से प्राची बहू। आई हेट यू। आप तो भाभी कहने के भी लायक नहीं हो। अपनी ननद का घर बसने के पहले ही उसे उजाड़ रही हो। और नहीं तो क्या। अरे यह कोई परिवारी नहीं, चुड़ैल है चुड़ैल। सबकी खुशियों को खा जाती है। जब से आई है हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। शौर्य के पापा तो चले गए अपने दोस्तों के साथ हिमाचल घूमने तुम दोनों की शादी करा के, और यहाँ उन मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। प्राची ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और कहती है, ठीक है माँ जी, कीर्ति, अगर इस घर में मेरी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, कीर्ति। प्राची अपना सूटकेस भरकर घर छोड़कर जाने के लिए निकलती है। ये देखकर शौर्य घबरा जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। प्राची, प्राची रुको तो, रुक जाओ प्राची, मेरी बात तो सुनो। लेकिन प्राची शौर्य की बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। अच्छा हुआ जो वो कल मुही चली गई। अरे जीना दुश्वार करके रख दिया था हम सबका। तो बस एक बात का गम है कि तेरा रिश्ता फिर से जुड़ते जुड़ते ही रह गया, और वो भी सब कुछ उस डायन प्राची की वजह से हुआ है। धीरे बोलिए, शौर्य भैया उस प्राची के जाने के बाद रूम में देवदास बने बैठे हैं। पिछले 4 घंटों से कुछ खाया पिया तक नहीं है भैया ने। अरे रहने दे उसे कुछ देर अकेला। मेरी बेटी का दिल दुखाएगा तो इनके भी दिल दुखेंगे ही ना। खूबसूरत बहू। अरे वो बहू नहीं, चुड़ैल है चुड़ैल। चुड़ैल है जो रहती है ना, खूबसूरत औरत का रूप लेती है, वही है ये प्राची। तभी वहां पर हिमाचल की ट्रिप से लौटकर ललिता जी के पति यानी कि बृजमोहन जी आते हैं और फिर ललिता उन्हें सब कुछ बता देती है। कीर्ति भी उनके सामने थोड़ा रोना धोना करती है। आपकी लाडली बेटी का घर बसने से पहले ही बर्बाद करके चली गई वो प्राची। अरे रो मत कीर्ति बेटा, रो मत, आजा बच्चा, आजा मेरे पास। बृजमोहन कीर्ति को गले से लगाते हैं। ललिता और कीर्ति दोनों भी बृजमोहन को मिर्च मसाला लगाकर सब बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जिससे बृजमोहन के मन में प्राची के लिए और भी नफरत जाग जाती है। वहीं शौर्य का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो प्राची को एक अननोन नंबर से कॉल करता है। तभी, शौर्य प्लीज़ मुझे रैंडम नंबर से मैसेज और कॉल करना बंद कर दो। मैं अब उस घर में फिर कभी नहीं आऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, मेरी खूबसूरती की वजह से माँ जी और कीर्ति को कोई प्रॉब्लम हो, और कीर्ति का रिश्ता पक्का हो जाए, यही मेरी विश है, और इसलिए मैंने ये इतना बड़ा फैसला लिया है। लेकिन प्राची, तुमने इस सब के कारण हम दोनों के रिश्ते में क्यों दरार ला दी? प्राची, मेरे लिए तुम्हारे बिना हर एक मिनट गुजारना मुश्किल हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ घर आ जाओ वापस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अब तो पापा भी आ गए, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। आखिर उन्होंने ही तो हम दोनों का रिश्ता पक्का किया था सबसे पहले। नहीं शौर्य, आई एम 100% श्योर माँ जी और कीर्ति ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा, वरना आते ही सबसे पहले वो मुझे कॉल करते और घर लौट आने को कहते। प्राची फ़ोन कॉल कट कर देती है और भावुक होकर अपने आप को आईने में देखते हुए कहती है, लोगों के लिए उनका चेहरा, उनकी खूबसूरती किसी वरदान से कम नहीं होती, लेकिन मेरे लिए मेरी खूबसूरती ही मेरा अभिशाप बन गई। मेरा तो कुछ कसूर भी नहीं है, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। कुछ दिन बीतते हैं
और एक दिन कीर्ति को देखने के लिए इंद्रेश नाम का एक लड़का अपनी माँ बृंदा और पिता बसंत के साथ आता है। बृंदा जी, बसंत जी, आपका लड़का इंद्रेश बहुत अच्छा है। इंद्रेश और हमारी कीर्ति की जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी, देखिएगा। क्यों ब्रिजमोहन जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे लेकिन आप सब क्या बातें ही करते रहेंगे, या फिर अपनी लड़की को बुलाएंगी भी? अब हाँ जी, अभी बुलाती हूँ। ललिता कीर्ति के कमरे में जाती है और कीर्ति तभी सच संवर रही होती है और ढेर सारा मेकअप लगा रही होती है। अरे ओ पगलेट लड़की, इतना भी मेकअप मत थोप अपने चेहरे पर कि तू भूत नहीं लगे, और लड़के वाले तुझे पहली नजर में देख कर ही मना कर दे। मम्मी आप भी ना। अच्छा चलिए, हो गया बस, अब मैं आ रही हूँ ना, जाइए आप आगे। कीर्ति जब बाहर आती है तभी उसे देखकर इंद्रेश, बृंदा और बसंत तीनों भी कुछ खास खुश नहीं होते। वो तीनों आपस में बात करते हैं और फिर बृंदा कहती है, देखिए ललिता जी, ब्रिजमोहन जी, हम तीनों ने आपस में फैसला कर लिया है और उसका नतीजा ये है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक शर्त पर। अब कैसी शर्त बृंदा जी? है क्या आप 10 शर्तें रखिए हमारे सामने? अपनी बेटी की शादी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। जी, तो हमें दहेज में 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख जैसी बड़ी रकम सुनकर ललिता, बृजमोहन और कीर्ति तीनों चौंक जाते हैं। और तभी वहां पर शौर्य भी आता है और वो ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। 15 लाख रुपए? बृंदा जी, 15 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। क्यों ललिता जी, आपके पति परमेश्वर ने तो अभी अभी कहा कि उनकी बेटी की शादी के लिए वो उतना तो कर ही सकते हैं। और ब्रिजमोहन जी, आप तो 10 शर्तों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो एक शर्त में ही आपकी टाई टाई फिश हो गई। अब जी वो देखिए, साफ सी बात है, हमारा बेटा इंद्रेश इतना हैंडसम है, स्मार्ट है, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी कर रहा है। और आपकी बेटी कीर्ति, ये तो कुछ खास खूबसूरत भी नहीं है, इसलिए हमें भावताव करके ही आगे का सोचना होगा ना। बृंदा की ये बातें सुनकर शौर्य को बहुत गुस्सा आता है और वो सामने आकर कहता है, ओ आंटी जी, आप अपने आप को और अपने बेटे को समझती क्या है? आपका बेटा क्या किसी फिल्म का हीरो लग के गया है? अरे अंधेरे में चिराग लेकर निकलोगे ना, फिर भी नहीं मिलेगी आपको मेरी बहन जैसी लड़की। उस शादी को क्या आपने कोई बिजनेस डील समझ रखा है जो भावताव करेंगी? माइंड योर लैंग्वेज शौर्य। अबे गोचू, तू तो चुप ही बैठ, समझा ना? चलिए निकलिए मेरे घर से, आउट, आई सेड आउट। आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रोज किसी ना किसी के घर पर जाकर कभी 15 लाख तो कभी 20 लाख, यही चलता रहता है आप लोगों का। लड़के को बेचने निकले ना आप। बदतमीज लड़का, चल यहाँ से इंद्रेश बेटा, और आप भी चलिए बसंत जी। हाँ, चलो। बेशर्मी की भी हद होती है अंकल जी। देखिए बृंदा आंटी, कैसे आपके पति प्लेट में से जलेबियां चुरा रहे हैं, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी। बसंत शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है। बृंदा और इंद्रेश भी इंजन की स्पीड से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर शौर्य अपने घर वालों से कहता है, क्यों अब आप तीनों शांत क्यों हैं? अब प्राची तो नहीं थी आज, जिसके कारण कीर्ति के रिश्ते टूटते हैं। वैसे देखा जाए तो मैं भी कौन सा हीरो था, लेकिन फिर भी आपके इस नालायक बेटे से शादी की ही ना उसने हमारे परिवार को दहेज भी दिया, तभी शायद किसी ने उसकी इज्जत नहीं की। अरे माँ, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बहू इतनी खूबसूरत है, रूप और रंग से नहीं बल्कि अपने मन से। और तू कीर्ति, तुझे भी अपनी भाभी के लिए प्राउड फील करना चाहिए। इतनी अच्छी भाभी मिली है तुझे, वरना आजकल की भाभियाँ और बहुएं वो तो बस घर का बंटवारा करने के पीछे ही तुली रहती हैं। शौर्य की कड़वी बातें सुनकर ललिता और कीर्ति को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो दोनों अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुका लेती हैं। और फिर दोनों भी प्राची के मायके जाकर, मेरी खूबसूरत बहू, चल अपने ससुराल वापस चल, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरी अहमियत पता चली, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि हम कितने गलत थे जो तुझ जैसी बहू के साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ भाभी, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई हैं।
और हम समझ चुके हैं कि आप तन से ही नहीं बल्कि मन से भी बहुत खूबसूरत हैं। और हम दोनों माँ बेटी अब आपकी जैसे ही बनेंगे, क्योंकि असली खूबसूरती तो मन से होती है। इंसान का मन सुंदर हो तभी वो दूसरों को जीत सकता है और बुरे लोगों को अच्छा बना सकता है। जैसे तुम्हारी सादगी ने ललिता और कीर्ति को बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया। प्राची ललिता और कीर्ति के गले लगती है और उन दोनों को माफ करके अपने ससुराल फिर लौट आती है। कैसी लगी ये कहानी? जाते जाते कमेंट्स में जरूर बताते जाइएगा। मैनर्स, तौर तरीके, ढंग बेढंग, ये सब तो समाज में रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हो जब घर की बहू ही बेढंगी हो? हाँ, ये देखते हैं। बहू, सोफे पर पैर रखकर मत बैठा करो, अच्छा नहीं लगता। पर सासू माँ, पैर नीचे करके बैठने में मुझे प्रॉब्लम होती है, लगता ही नहीं कि आराम मिल रहा है। अरे लेकिन बहू, वो तभी उन लोगों के घर मेहमान आ जाते हैं। माँ, मेरे बॉस आए हैं। सुधा, तुम चाय बनाओ, और माँ तुम यहीं बैठो ना मेहमानों के साथ। बड़ी हो, उनसे बात करोगी तो अच्छा लगेगा। मेहमान आते हैं लेकिन तभी उनकी बीवी, छी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, ये सोफे पर कितनी मिट्टी है। वो क्या है ना, आस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं, मैं अभी साफ करवा देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, जरा सफाई का कपड़ा तो ले आना। बहू सर खुजाती है। मैं साफ कर देती हूँ। क्या हो गया है आपके सर पर? कुछ नहीं, वो बस गर्मी से ना सर पर फोड़े हो गए हैं और उन पर ना पस जम गई है। लेकिन मैं ना नाखून से साफ कर देती हूँ। हटिए ना, मैं साफ करती हूँ ना सोफा। और फिर बहू उसी हाथ से सोफा साफ कर देती है। रहने दो, मैं ये कुर्सी में बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद, बहू, मेहमानों के लिए पानी तो ले आओ। बहू पानी लेकर आती है लेकिन उसकी उंगलियां ग्लास के अंदर होती है। ओह नो, मुझे बिल्कुल भी प्यास नहीं है। चलो बेबी, हम घर चलते हैं। बॉस और उसकी बीवी वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास देख लेती है कि बहू का क्या रवैया है। बहू, ट्रे में रख कर पानी लाया कर जब कोई मेहमान आता है तो। अरे वो ट्रे नहीं मिल रही थी ना माँ जी, तो मैं ऐसे ही ले आई। और तेरे सर पर जो फोड़ा हुआ है ना, चल तुझे डॉक्टर को दिखा देती हूँ। सास बहू को तौर तरीके सिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना, बचपन की गंदी आदतें इतनी जल्दी नहीं जाती। माँ जी, वो क्या है ना, आज मैं खाना बनाना चाहती हूँ। अरे नहीं, बहू तो रहने दे, तू बस खाना खा ले, वही बहुत है। अरे बहू को खाना क्यों नहीं बनाने देती हो? तुम तो बहुत ही अलग बात कर रही हो। सारी सास कहती हैं कि बहू खाना बना लो, और तुम हो कि बहू को कह रही हो कि बैठ जाओ। अरे हरकतें देखिए इसकी। पता नहीं माँ बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं। अब उसी दिन की बात ले लो, अरे कान में से मैल निकाल कर हाथ भी नहीं धोया और दाल धोने लग गई। सास की बात न जाने कैसे बहू सुन लेती है। देखिए सासू माँ, बहुत दिनों से देख रही हूँ लेकिन बोल नहीं रही हूँ कुछ। संस्कार के नाम पर आप ना मेरा मजाक उड़ाती रहती हैं। अच्छा बहू, आज खुलकर बात हो ही रही है तो बता देती हूँ कि ये नहीं चलेगा। अरे तौर तरीके नाम की भी कोई चीज होती है। ये क्या है, लोगों को बीमारी लगाएगी क्या? माँ जी, माना कि मेरे कान में कचरा था जिसे मैंने धोए बिना दाल धो दी, लेकिन ये तो समझिए कि दाल साफ हो रही थी तो साथ में मेरा हाथ भी तो साफ हो रहा था ना। अरे बेटा तू रहने दे, कुछ दिन की जिंदगी बची है, आराम से काट लेते हैं। थोड़े दिन बाद, बेटा वो पड़ोस में आंटी जी की मौत हो गई है, चलो कुछ देर अफसोस कराते हैं। हाँ चलिए ना माँ। सास बहू दोनों वहां जाते हैं जहां सब दुखी होते हैं। सास घर वालों से कहती है, बहुत दुख हुआ आपके माताजी के जाने का। बुजुर्ग थी तो, पर देखने में तो लगता ही नहीं था कि। अभी सास बोल रही होती है कि बहू के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अरे मैंने ना वो एपिसोड देखा था, बुढ़िया मरी तो थी लेकिन कितना
सब करके। आज क्या होगा ना, देखेंगे 9 बजे। अच्छा फोन रखती हूँ, यहाँ भी कोई मर गया है तो अफसोस करने आई हूँ। सभी बहू की ओर देखने लगते हैं कि आखिर हो क्या गया, क्यों ये लड़की इतना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है। अब माफ करिएगा, इसे ना कम सुनाई देता है। अच्छा हम चलते हैं जी। हाँ वो मैं ना, अच्छा नमस्ते। बाहर आकर सास बहू की अच्छी क्लास लगाती है। क्या मजाक था ये बहू? अरे क्यों चीख रही थी? हुआ क्या था? माँ जी वो ना सहेली को फोन आया था, सास की चिक चिक वाले सीरियल की बात करने लगी ना, तो मैं भी ना। बहू बहू देख, वैसे तो मैं जानती हूँ सहूर नाम की चीज है नहीं तेरे पर, लेकिन इतना तो समझती कि किसी के घर दुख में गई हो। इतने लोग बैठे थे, सब क्या सोच रहे होंगे। अरे माँ जी अब जिसे जाना था वो तो गया ना, लेकिन जो जिंदा है उससे क्यों उलझ रही हैं? चलो ना पाव भाजी खाते हैं। सास घर आती है और सारी बात पति और बेटे को बताती है। माँ मैं बताना भूल गया, मेरे भी बॉस जो उस दिन आए थे ना, मुझसे बोल रहे थे कि मेरा घर उन्हें काफी अनहाइजीन लगा। अरे लगेगा ही ना, बाहर से आकर गंदे पैर लेकर सोफे पर बैठ गई, सारी मिट्टी लगा दी, ऊपर से ग्लास के अंदर उंगली डालकर पानी ले आई। अरे कुछ तो शर्म करती, आज भी कितने जोर जोर से हंस रही थी। देख बेटा मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, या तो अपनी बीवी को सहूर सिखा या फिर कोई दूसरा घर देख ले और लेके जा इसे यहाँ से। और क्या, जब सारा खाना पीना तेरी माँ को ही बनाना है तो फिर बहू किस काम की है? माँ मैं कैसे मैनेज करूँगा, और अगर मैं ले गया तो मैं कैसे खाऊंगा पीऊंगा? ये तो वैसे ही खाना बनाएगी, कभी कान खुजाकर कभी सर खुजाकर। अरे तो अब क्या करे बेटा, कितनी बेइज्जती कराए मोहल्ले और समाज में। तभी बहू की एंट्री होती है। गंदी साड़ी, बदबू और नाक में उंगली। छी 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 छी, क्या है ये? अरे उंगली निकाल पहले। हाँ निकाल रही हूँ, काम तो हो जाने दे पहले। देख ले बेटा ये हाल है। अरे ये इतनी बदबू क्यों आ रही है तेरे पास से? वो क्या है ना, चूहा मरा था इस साड़ी में, उसके बाद धोना ही भूल गई। वैसे मैंने नहा लिया है। हाँ माँ जी। देखो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो। अब आप तो बस कीजिए। देखिए मैं आपको ये बताने आई थी कि कल वो मेरी छोटी बहन जिसकी शादी हुई थी ना, वो आ रही है अपने पति के साथ। तो मैंने कहा कि बड़े लोगों के घर मेरी भी शादी हुई है, ज़रा उन लोगों के सामने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? सास बेटी की तरफ देखकर कहती है, हाँ बेटा चल, लगता है अब हम लोगों की समस्या का समाधान जल्दी ही होने वाला है। अगले दिन अरे आइए आइए दामाद जी। वैसे बड़ी बहन के लिए छोटी बहन बेटी जैसी होती है, तो दामाद ही हुए ना आप हमारे। बैठिए। बहू सामने देखती है तो गंदी चादर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ना उस कुर्सी में बैठ जाता हूँ। अरे बेटा वहाँ तो क्या है कि मेरे कुत्ते ने अरे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, साफ कर दिया था वैसे। बहू परेशान हो जाती है कि घर आए दामाद को कहाँ बिठाए। क्या है माँ जी, अब कुछ लेकर आइए ना। सास बहू की ही तरह ग्लास में उंगली डालकर ले आती है। ये लीजिए पानी। हाँ नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा जीजा जी कहाँ है, एक बार मिल ले फिर चलेंगे, बैठने का भी वक्त नहीं है। तभी बेटा आता है और जोर से गैस छोड़ देता है। छी 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 छी, क्या कर रहे हैं जीजा जी? अरे नेचुरल है। कैसी बात कर रही हो साली साहिबा, आइए गले तो लगिए। साली और जीजा उल्टे पैर वापस भाग जाते हैं। चले गए वो लोग। अब मैं समझ गई तौर तरीके कायदे कानून क्या होता है। मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी।